हाय स्टूडेंट्स, क्लास 12th ऑनलाइन फिजिक्स क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला लेसन पढ़ रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला लेसन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और पिछले वीडियो में अपन विद्युत क्षेत्र रेखाओं के ऊपर चर्चा कर रहे थे और अपन ने विद्युत क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा और उसके गुणधर्मों के बारे में पढ़ा था। अपन ने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में सतत रूप से व्यक्त करती हैं, कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती। स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाती है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा। तो यहाँ पर अपन का तीसरे नंबर का पॉइंट था। अपन ने पिछले वीडियो में ये पढ़ा था विद्युत क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा, डेफिनेशन, उसकी परिभाषा के बारे में पढ़ा और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म भी पढ़े। उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कौन कौन से गुणधर्म होते हैं। लेकिन तीसरे नंबर पर था अपन का विद्युत क्षेत्र रेखाओं का प्रदर्शन। ये अपन को आज पढ़ना है। देखो, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं। या क्वेश्चन दे देता है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कोई 5 गुणधर्म लिखिए। तो इतनी सारी अपन ने प्रॉपर्टीज पढ़ी है, उनमें से किसी भी प्रॉपर्टीज को लिख सकते हैं। ठीक। दूसरी बात, कभी कभी क्षेत्र रेखाओं का प्रदर्शन भी पूछ लेता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं का प्रदर्शन कीजिए किस किस के लिए। तो देखो, सबसे पहले पॉइंट पर स्थिर बिंदु आवेश के कारण, स्थिर बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा पूछ लेता है। एक एक नंबर में कई बार पूछ चुका है, किसी स्थिर बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं का प्रदर्शन कीजिए। पर इसमें यह कह रहा है कि स्थिर बिंदु हमारा धनावेशित भी हो सकता है और स्थिर बिंदु आवेश अपन का ऋणावेशित भी हो सकता है। ठीक। अगर यदि स्थिर बिंदु आवेश यदि अपन का धनावेशित है तो ये भी लिख सकता है अपन से धनावेशित, और यहां पर यूं लिख सकता है Q इज ग्रेटर देन 0। अगर स्थिर बिंदु अपन का ऋणावेशित है, स्थिर बिंदु आवेश नेगेटिवली चार्ज है, ऋणावेशित है, तो अपन को ऐसे भी लिख सकता है Q इज लेस देन 0। ठीक। तो कभी कभी ये पूछ लेता है किसी स्थिर बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं का प्रदर्शन कीजिए। यदि आपसे पूछता है स्थिर बिंदु धनावेश के कारण, तो अपन को इस तरीके से बनानी है, इस तरीके। अगर यदि स्थिर बिंदु धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं का प्रदर्शन पूछे तो इस प्रकार से ये होती है अपन की स्थिर बिंदु धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं। और अगर ऋणावेश की बात करता है तो स्थिर बिंदु ऋणावेश के कारण भी यही होता है अपन का, कि अपन ने पढ़ा है कि त्रिज्यीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ये होता है स्थिर बिंदु ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं की। ये तीर के निशान उल्टे क्यों लगे हैं? क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर्टी में बताया है धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं और ऋणावेश की ओर प्रवेश करती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश में प्रवेश करती हैं, इसीलिए तीर के चिन्ह अलग अलग हैं। अगर यदि स्थिर बिंदु धनावेश है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकलेंगी, और अगर स्थिर बिंदु ऋणावेश है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऋणावेश से में प्रवेश करेंगी। ठीक। तो अपन से ये पूछ लेता है, कभी कभी कह देता है स्थिर बिंदु धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाइए, तो अपन को इस डायग्राम को बनाना है। यदि अपन से कह देता है कि स्थिर बिंदु ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाए, ये बता दें। दूसरे नंबर पर क्या पूछता है, देखो, समान प्रकृति के आवेशित निकाय समान प्रकृति के आवेशित
निकाय के लिए, ठीक है, ऐसे दे देता है समान प्रकृति के आवेशित निकाय के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अगर यदि बिंदु धनावेश और बिंदु ऋणावेश के कारण पूछे तो ऐसी होती है, लेकिन अब अपन यहां पर एक क्वेश्चन पुटअप कर दिया समान प्रकृति के, जैसे यहां भी प्लस क्यू है और यहां पर भी प्लस क्यू है, इनके बीच में विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होंगी। आपसे कह दिया यहां पर भी माइनस क्यू है और यहां पर भी माइनस क्यू है, ठीक। समान प्रकृति के आवेशित निकाय के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं का प्रदर्शन। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, विद्युत क्षेत्र रेखाओं में मैंने पहला ही पॉइंट बताया था, धनावेश से हमेशा विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती है, ऋणावेश में हमेशा प्रवेश करती है। तो यहां पर अपन यो बनाएंगे इसको इस तरह से, धनावेश से हमेशा विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां निकल रही हैं बेटा, ये बाहर। ये भी धनावेश है तो इससे भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां निकलेंगी, बाहर। तीर का निशान ये बताता है विद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं या अंदर, ठीक। ऐसे ही अपन को ये बता दिया इसने विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं, इस तरीके से अपन देखो यहां पे भी अंदर बना सकते हैं। हमेशा धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं। ये हो गया भैया धनावेश और ऋणावेशों, सॉरी, समान प्रकृति के आवेशों के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं का प्रदर्शन। ऋणावेश में क्या होगा, प्रवेश करेंगी। तीर का चिन्ह ये बताएगा कि ऋणावेश में विद्युत क्षेत्र, ये तीर का निशान अब की बार उल्टा लगेगा जो ये बताएगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा ऋणावेश में क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। ये देखो ये ऋणावेश है तो इसमें भी जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाएंगे, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऋणावेश में भी क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। तीर के निशानों से पता लगेगा बल रेखाएं निकल रही हैं, तो ये अपन का चित्र बन गया। अगर स्थिर बिंदु धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा पूछे तो ये है, स्थिर बिंदु ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा पूछे ये है, समान प्रकृति के आवेशित निकाय के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं पूछे तो ये है। अगर धनावेश धनावेश हैं और ऋणावेश ऋणावेश हैं, तीर के निशानों का फर्क है। तीर के निशान ये बताते हैं धनावेश से क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती हैं और ये चिन्ह बताता है ऋणावेश में प्रवेश करती हैं, और ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। सब निकल रही हैं इसीलिए एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद करती है। लेकिन तीसरे नंबर पर पूछ लेता है विपरीत प्रकृति के आवेशित युग्म के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं। देखो आवेशित निकाय की जगह वो आवेशित युग्म भी लिख सकता है। समान प्रकृति के युग्म, युग्म का मतलब क्या होता है बेटा, जोड़ा। दो धनावेशों का जोड़ा धनावेशित युग्म कहलाएगा, दो ऋणावेशों का जोड़ा ऋणावेशित युग्म कहलाएगा। अब कह रहा है कि यदि विपरीत प्रकृति का आवेशित युग्म है तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं, जैसे अगर एक है प्लस और दूसरा है माइनस, तो अब यहां से आप समझ जाओगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धनावेश से किधर चलती हैं बेटा, ऋणावेश की ओर। विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धनावेश से किधर चलती हैं बेटा, ऋणावेश की ओर। कितनी भी बना दो, 10, 20, 30 कितनी बना दो, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ये तीर का चिन्ह ये बताएगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से किधर जाती हैं, ऋणावेश की ओर। विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धनावेश से क्या करती हैं, निकलती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश में हमेशा प्रवेश करती हैं। तीर के चिन्ह ये बता रहे हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से किधर जाती हैं, ऋणावेश की ओर जाती हैं। इसी प्रकार से यहाँ से निकलती हैं और इसमें प्रवेश करती हैं, ये इस तरीके से।
अगर यदि विपरीत प्रकृति के आवेशित युग्म हैं तो उनके लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसी होती है। तो 1 नंबर में बनवा लेता है बेटा। 1 नंबर में कभी कभी क्वेश्चन दे देता है किसी स्थिर बिंदु धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं का प्रदर्शन कीजिए, कभी ये दे देता है स्थिर बिंदु ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं का प्रदर्शन कीजिए, समान प्रकृति के आवेशित युग्मों के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाइए और विपरीत प्रकृति के आवेशित युग्मों के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाइए। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से ऋणावेश की ओर गति करती हैं, कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, हमेशा धनावेश से निकलती हैं, ऋणावेश में प्रवेश करती हैं। ठीक, इसके बाद में चौथे नंबर पर बहुत ही अच्छा है कि कोई जो चालक पृष्ठ होता है, ठीक, विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेशित चालक पृष्ठ के सदैव लंबवत होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव आवेशित चालक पृष्ठ के लंबवत होती हैं। ये कह रहा है अपन से कि बिंदु धनावेश बिंदु ऋणावेश सबके लिए पता लग गया। कोई धनावेशित चालक पृष्ठ है, कैसा है ये? धनावेशित चालक पृष्ठ है। भाई बात वही आ गई, आवेशित चालक पृष्ठ है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से हमेशा क्या करती हैं बेटा? निकलती हैं। अगर ऋणावेश है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा क्या करती हैं? प्रवेश करती हैं। तो धनावेशित चालक पृष्ठ के दोनों ओर विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, ध्यान रखना। और इस तरीके से ये तीर का चिन्ह क्या बता रहा है? धनावेशित चालक पृष्ठ है, इसलिए धनावेशित चालक पृष्ठ के दोनों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कोई धनावेशित चालक पृष्ठ है उसके दोनों ओर विद्युत क्षेत्र क्यों होता है? कोई धनावेशित चालक पृष्ठ है, इधर भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है और इधर भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। इसका कारण क्या है? इधर भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं और इधर भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अगर धनावेशित है तो इधर निकल रही है, इधर निकल रही है। अगर ये ऋणावेशित है तो क्या करेंगी? प्रवेश। तो यहाँ पर ये चीज हो गई, कोई धनावेशित चालक पृष्ठ के लंबवत विद्युत क्षेत्र रेखा होने के कारण इसके दोनों ओर क्या होता है? विद्युत क्षेत्र। यहाँ पर आकर के ये पूरा टॉपिक अपन का कंप्लीट होता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं में कौन कौन से गुणधर्म होते हैं और विद्युत क्षेत्र रेखाएं बिंदु आवेश के लिए कैसी होती हैं, समान प्रकृति के आवेशित युग्म के लिए ऐसी होती हैं, विपरीत प्रकृति के आवेशित युग्म के लिए ऐसी होती है। देखो इसी से पता लग गया। मैंने एक प्रॉपर्टी लगाई थी लंबाई के लंबवत फैलने का, लंबाई के ऊपर फैलने का काम कर रही हैं और जैसे जैसे लंबाई बढ़ रही है वैसे वैसे सिकुड़ने का कार्य करती हैं। तो यहाँ पर ये पता लग गया। और लास्ट टॉपिक है विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेशित चालक पृष्ठ के सदैव लंबवत होती हैं। यहाँ पर आकर के पूरा क्वेश्चन अपन का कंप्लीट होता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म लिखिए और निम्न आवेशों के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाइए। तो ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है बेटा, इसमें से बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आता ही रहता है, चाहे तीनों में से किसी तरीके का क्वेश्चन वो दे देता है। लेकिन अब इसके बाद में जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इस पूरे लेसन का वेरी वेरी मोस्ट जो बोर्ड के पेपर में आता ही रहता है निबंधात्मक प्रश्न के रूप में। अब जो अपन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं निबंधात्मक प्रश्न के रूप में आता है बोर्ड के पेपर में और अक्सर कर कई बार बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है, जिसका नाम है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल। वेरी 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 मोस्ट, वेरी 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 मोस्ट। इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत ही अच्छा टॉपिक है, मेजर टॉपिक है इस लेसन का और बहुत सारे कंसेप्ट इसमें छिपे हुए हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसे हिंदी में बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। सबसे पहली चीज तो इसकी डेफिनेशन आ जाती है कि परिभाषा, इसकी डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल की। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है और एक और पढ़ना है इसमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसे बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिक डाइपोल
मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, तो इन दो चीजों के बारे में पढ़ना है। निबंधात्मक प्रश्न आता है अपन का, तो सबसे पहले अपन को ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा के लिए परिमाण में समान, ध्यान देना, परिमाण में कैसे होने चाहिए, समान, लेकिन विपरीत प्रकृति के, विपरीत प्रकृति के। कैसे आवेश, स्थिर बिंदु आवेश, कितनी दूरी पर स्थित हो, अति अल्प दूरी, लगभग एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। परिभाषा में इन पॉइंटों के बारे में पता होना जरूरी है। परिमाण में कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। प्रकृति कैसी होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए। आवेश कैसे होने चाहिए, स्थिर बिंदु आवेश होने चाहिए। और उनके मध्य की दूरी क्या होनी चाहिए, अति अल्प। तो परिभाषा बन गई, जब परिमाण में समान लेकिन विपरीत प्रकृति के दो स्थिर बिंदु आवेश, कितने, दो, ना 3 ना 10, दो स्थिर बिंदु आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित हों, तो इस बनने वाले निकाय को इलेक्ट्रिक डाइपोल या विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे एक आवेश ये रहा, दूसरा आवेश ये रहा, एक धनावेशित है, दूसरा ऋणावेशित है। ध्यान देना मेरी बात, एक आवेश अपन का धनावेशित है और दूसरा आवेश अपन का क्या है, ऋणावेशित है। ठीक, या फिर ऐसा भी हो सकता है ये नेगेटिव हो और ये पॉजिटिव हो, कैसे भी लिख लो, चाहे ये पॉजिटिव हो, चाहे ये नेगेटिव हो, या ये नेगेटिव हो या ये पॉजिटिव हो। परिमाण कैसे हैं दोनों के, समान। परिमाण का मतलब ये -10 कूलाम है तो ये भी प्लस के 10 कूलाम, ध्यान रखना। अगर ये माइनस के 100 कूलाम है तो ये भी प्लस के 100 कूलाम। इसका मतलब परिमाण तो कैसे हैं, समान, लेकिन प्रकृति कैसी है, विपरीत। और इनके बीच की दूरी क्या है, अति अल्प, एंगस्ट्रम कोटि की। तो इस बनने वाले निकाय को तो यहां परिभाषा बन गई, जब परिमाण में समान लेकिन विपरीत प्रकृति के दो स्थिर बिंदु आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी, अति अल्प दूरी, और वो दूरी लगभग क्या मान ली, एंगस्ट्रम कोटि की। और एक एंगस्ट्रम में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻10 मीटर। तो इस बनने वाले पूरे निकाय को ही, ये जो मैंने बॉक्स में जो निकाय बनाया है, इस निकाय को ही इलेक्ट्रिक डाइपोल या विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो बेटा परिभाषा बन गई, क्या परिभाषा क्लियर करते हैं, जब परिमाण में समान लेकिन विपरीत प्रकृति के दो स्थिर बिंदु आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित हों, तो इनके बनने वाले निकाय को इलेक्ट्रिक डाइपोल या विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक, अब दूरी क्या मान लेता हूं इसमें, इन दोनों के मध्य की दूरी को मैंने मान लिया स्मॉल r बराबर 2a। 2a क्यों माना है अपन ने, जिससे कि आप कुछ ही मान लो, r मान लो, d मान लो, h मान लो, कुछ भी मान लो। मैंने इनके मध्य की दूरी को क्या मान लिया, 2a। ध्यान रखना, 2a से क्या होगा, अपन को गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। तो अब आप एक चीज ध्यान दो, या d मान लो, भले चलो कंफ्यूज होने वाले हो तो इसके मध्य की दूरी को क्या मान लिया मैंने, d मान लिया। ठीक है, तो परिभाषा क्या हुई, परिमाण में समान
लेकिन विपरीत प्रकृति के दो स्थिर बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो इस बनने वाले निकाय को विद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। लेकिन नोट डाल के एक बहुत ही अच्छी परिभाषा आ जाती है कि सर आदर्श विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। आदर्श विद्युत द्विध्रुव परिभाषा पूछ लेता है कभी भी, किसे कहते हैं। क्वेश्चन पूछ लेता है आदर्श विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। चलो विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा पूछे तो आप दे सकते हो आसानी से, लेकिन यदि आपसे आदर्श विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा पूछ ले तो आप कैसे दोगे। तो वो ये कह रहा है कि यदि आवेशों के परिमाण अत्यधिक अर्थात Q अनंत का मतलब कोई संख्या बढ़ते बढ़ते इतनी अधिक हो जाती है जिसे क्या कह देते हैं अपन, अनंत कह देते हैं। ठीक, तो यहां पर वो अपन से इसी चीज को कहना चाह रहा है कि परिमाण क्या हो, अधिकतम। ठीक है, और इनके मध्य की दूरी अति अल्प हो, और आवेशों के मध्य की दूरी स्मॉल r बराबर क्या हो, अति अल्प, लगभग 0 के नजदीक। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अपन से पूछ लेता है क्या विद्युत द्विध्रुव को आदर्श विद्युत द्विध्रुव कब कहते हैं, यदि आवेशों के परिमाण तो बहुत अधिक हों, 1000 कूलाम, 10,000 कूलाम, 500 कूलाम, 12,000 कूलाम, यदि आवेशों के परिमाण अत्यधिक हो और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी अति न्यून हो, अति अल्प हो, जिसकी वो नगण्य मान लेते हैं। ठीक, मान लिया मैंने एक पॉइंट ये लगा दिया और दूसरा पॉइंट ये लगा दिया, मैं क्या कहूंगा, इतने पास पास हैं कि इनके मध्य की दूरी लगभग 0 है, लेकिन एक्चुअली पोजीशन में देखा जाए तो 0 नहीं है, कुछ न कुछ तो होगी। लेकिन इतने पास पास रखे हुए हैं दोनों पॉइंट के, इनके मध्य की दूरी क्या मान ली मैंने, 0। तो ऐसे ही ये स्थिर बिंदु आवेश इतने पास पास रखे हुए हैं कि लगभग इनके मध्य की दूरी को अपन क्या मान लेते हैं, अति अल्प मान लेते हैं, नगण्य या उपेक्षणीय मान लेते हैं। ठीक, तो परिभाषा हो गई, यदि ऐसा विद्युत द्विध्रुव आदर्श विद्युत द्विध्रुव कहलाता है जिसमें आवेशों का परिमाण तो क्या हो, अत्यधिक, और आवेशों के मध्य की दूरी क्या हो, अति न्यून हो, तो इस प्रकार के विद्युत द्विध्रुव को आदर्श विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। लेकिन अब तीसरी परिभाषा और अटकी हुई है यहां पर, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। बहुत ही अच्छी परिभाषा, न्यूमेरिकल पोर्शन है, अलग से पूछ लेता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। अगर यदि आपसे विद्युत द्विध्रुव के बारे में पूछे तो ये परिभाषा है, अगर आपसे आदर्श विद्युत द्विध्रुव के बारे में पूछे तो ये परिभाषा है। लेकिन अब आता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इधर लिख देता हूं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका सूत्र होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर किसी एक आवेश का परिमाण। ध्यान देना, परिभाषा बन रही है किसी एक आवेश का परिमाण इनटू दोनों आवेशों के मध्य की दूरी। ये दोनों आवेश हैं, इनमें से किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी। ध्यान देना, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को, परिभाषा यहां पर यही बनती है, मध्य की दूरी के गुणनफल को ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो यहां पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे दर्शाते हैं, P से। दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण मैंने क्या मान लिया, Q। दोनों आवेशों के मध्य की दूरी मैंने क्या मानी है, 2a। D मानी है तो D लिख दो, ये लो। ठीक,
डी से करने में थोड़ी अपन को परेशानी आएगी आधा करने में, तो मैंने यहाँ पर दूरी क्या मान रखी है, डी बराबर 2a मान रखी है, तो यहाँ पर दूरी क्या हो गई 2a। परिभाषा क्लियर हो गई अपन की। दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को ही द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, सदिश राशि। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं, बस बहुत ही अच्छा टॉपिक है, प्रदर्शित किससे किया जाता है, पी से। कैसी राशि है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, सदिश राशि है, इसीलिए इसको क्या लिख देते हैं, पी वेक्टर। तो अब इसका सूत्र क्या बन गया, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को ही द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो देखो द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, सदिश राशि, इस पर वेक्टर का चिन्ह आता है। आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि, लेकिन दूरी कैसी राशि है, अदिश। लेकिन ध्यान दो 11वीं क्लास में पढ़ा होगा बेटा आपने, दूरी दो बिंदुओं के मध्य की सीधी दूरी ही विस्थापन के बराबर होती है। अगर कोई पिंड सरल रेखा में गति करता है तो दूरी ही किसके बराबर होती है, विस्थापन के। तो यहाँ पर 2a विस्थापन है, इसीलिए विस्थापन कैसी राशि होती है, सदिश। इसका मतलब द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र आ गया, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से दर्शाते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, सदिश राशि है। अगर इसके मात्रक पे चर्चा करें अपन तो देखो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, इनटू दूरी या विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर, अर्थात हिंदी में लिख देता हूं कूलाम इनटू मीटर। ये लो, आपसे पूछ लिया जाए 1 नंबर में क्वेश्चन दे देता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, कूलाम इनटू मीटर। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे दर्शाते हैं, P से। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, सदिश राशि। अपन से कह देता है मात्रक भी पता लग गया, और अगर अपन से पूछ लेता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र लिखो, अपन से कह देता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र लिखो, तो देखो आवेश बराबर क्या होता है, धारा इंटू समय। विद्युत धारा का सूत्र आपने पढ़ा है, आवेश बराबर होता है धारा इंटू समय। धारा को क्या लिखते हैं अपन, एम्पियर। समय क्या होता है, t1 इंटू विस्थापन कह दो चाहे दूरी कह दो, उसकी विमा क्या होती है, L1। तो इसका विमीय सूत्र बन गया m0 L1 t1 और a1। अगर आपसे विद्युत देखो आवेश बराबर होता है धारा इंटू समय, धारा की विमा एम्पियर, समय की t1, विस्थापन या दूरी की सीधी दूरी की L1, तो अपन का विमीय सूत्र बन गया m0 L1 t1 और a1। ठीक, अब इसमें और भी चीज आती है कि जब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है तो भाई इसकी P वेक्टर की दिशा भी होनी चाहिए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, कितना सारा कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो रहा है अपन के लिए कि विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, जब परिमाण में समान और विपरीत प्रकृति के दो स्थिर बिंदु आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर रखे हुए हों तो बनने वाले निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अगर अपन से पूछता है आदर्श विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, यदि आवेशों का परिमाण तो क्या हो, अत्यधिक, और आवेशों के मध्य की दूरी क्या हो, अति अल्प, तो इस प्रकार के विद्युत द्विध्रुव को क्या कहते हैं, आदर्श विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अगर आपसे परिभाषा पूछ लेता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसे कहते हैं, तो परिभाषा दे सकते हैं। दोनों आप किसी विद्युत द्विध्रुव में का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, किसी विद्युत द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसके बराबर होता है, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के अदिश गुणनफल को ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से दर्शाते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, सदिश राशि है। सूत्र होता है P बराबर आवेश इंटू आवेशों के मध्य की दूरी। सदिश रूप में लिख दिया, मात्रक कूलाम इंटू मीटर होता है। विमीय सूत्र क्या होता है, m0 L1 t1 और एम्पियर a1 होता है अपन का। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा की बात आती है, क्योंकि अपन ने 11वीं क्लास में पढ़ा है कि सदिश राशियां वे कहलाती हैं
जिनका परिमाण होता है और परिमाण के साथ साथ जिनमें दिशा का भी बोध होता है। तो सदिश राशि है, इसका मतलब इसका परिमाण होना चाहिए और परिमाण के साथ साथ दिशा का भी बोध होना चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर नोट डाल के कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी वेक्टर की दिशा सदैव, हमेशा ध्यान रखना, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा सदैव ऋणावेश से किधर होती है? धनावेश की ओर, ध्यान रखना। और अगर सीजीएस पद्धति में आपसे मात्रक पूछे, एसआई पद्धति में तो मात्रक होता है कूलाम इंटू मीटर। भाई कूलाम कौन सी पद्धति का मात्रक है? एसआई का। मीटर कौन सी पद्धति का मात्रक है? एमकेएस का, क्योंकि एसआई पद्धति एमकेएस पद्धति का ही संशोधित रूप है। तो यहां पर आप देखो, अगर सीजीएस पद्धति में कूलाम को क्या कहते हैं बेटा? स्टेट कूलाम। मैंने आपको लिखा है खूब आराम से नोट्सों में, स्टेट कूलाम। और मीटर का क्या हो जाता है? सेंटीमीटर। तो अगर यदि आपसे सीजीएस पद्धति में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का आपसे मात्रक पूछे तो मात्रक क्या होता है? स्टेट कूलाम इंटू सेंटीमीटर। एसआई पद्धति में पूछे तो कूलाम इंटू मीटर। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा सदैव ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, क्योंकि लंबा चलने वाला है, 2-3-4 वीडियो चलने वाला है टॉपिक। इसीलिए जिस बच्चे को यही पता नहीं है विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे दर्शाया जाता है, इसका विमीय सूत्र क्या है, इसकी दिशा किधर से किधर होती है, और ये भी अपन को पता लग गया। तो अब इनके मध्य की दूरी, और ये भी जरूरी नहीं है बेटा ये माइनस है ये प्लस है, आप चाहो तो इसको प्लस मान सकते हो, आप चाहो तो इसको माइनस, बस यही है, आवेश विपरीत प्रकृति के होने चाहिए, समान प्रकृति के नहीं होने चाहिए, और उनके मध्य की दूरी अति अल्प होनी चाहिए। तो इसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, इसे आदर्श विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, और ये कहलाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे पी वेक्टर की सहायता से दर्शाया जाता है। ठीक, तो अब यहां पर अपन ने ये पढ़ा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्णों की सार्थकता पर चर्चा करेंगे। ठीक है, विद्युत द्विध्रुवों की सार्थकता, एक छोटा सा टॉपिक आता है इसी में, विद्युत द्विध्रुवों की सार्थकता से आप क्या समझते हैं। इसका मतलब ये पॉइंट अपन को ये बताने वाला है कि कौन तो विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं और कौन से अणु विद्युत द्विध्रुव का निर्माण नहीं करते हैं। तो अगला जो टॉपिक यहां पर अपन का छोटा सा है, विद्युत द्विध्रुवों की सार्थकता। विद्युत द्विध्रुवों की सार्थकता एनसीईआरटी में एक नया टॉपिक जुड़ा है। ये केवल ये बताता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि ऐसे कौन कौन से अणु हैं जो विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं और कौन से अणु हैं जो विद्युत द्विध्रुव का निर्माण नहीं करते हैं। तो इन विद्युत द्विध्रुवों की सार्थकता के बारे में अध्ययन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।